एक गांव में महेश नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी शांति के साथ रहा करता था और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम सोहन था। वह दोनों अपने खेत पर बहुत मेहनत किया करते थे। एक दिन सोहन अपनी माँ से कहता है, माँ माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मुझे खाना कब दोगी? हाँ बेटा, तुम अपने पिता को बुला लाओ, वह भी बहुत देर से काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। और सोहन अपने पिता को बुलाने चला जाता है। पिताजी चलिए, अब खाना खाने का समय हो गया है, माँ भी आपको बुला रही हैं। ठीक है सोहन, मेरा भी अब काम खत्म हो गया है, चलो अब खाना खाने चलते हैं। और वह दोनों वहां से खाना खाने चले जाते हैं। शांति, इस बार हमने बीज बोने में बहुत मेहनत की है, बस इस बार अच्छी बारिश हो जाए तो हमारा सारा कर्जा चूक जाए। तुम चिंता मत करो, इस बार भगवान की दया से अच्छी बारिश होगी। बस तुम्हारी यह बात भगवान सुन ले और इस बार अच्छी बारिश कर दे। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और बारिश नहीं होती है। महेश की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा, मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊँगा। और वह ऐसा कहकर घर चला जाता है। शांति, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, आप भगवान पर भरोसा तो रखिए, वह हमारी ज़रूर सुनेंगे। पर मैं अब नई फसल के लिए नए बीज कैसे खरीदूंगा? पिछली बार तो मैंने तुम्हारे गहने गिरवी रख दिए थे, पर इस बार तो हमारे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। क्यों ना आप गांव के सेठ चंदीराम के पास चले जाएं, क्या पता वही कोई आपकी मदद कर दे। मदद, वो भी चंदीराम से? उससे अगर मदद मांगने गया तो उल्टा मैं फंस जाऊंगा। उसने कितने गांव वालों को पागल बनाकर उनके पैसे और उनकी ज़मीन हड़पी है। वह तो एक नंबर का चोर है, वह इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। पर सेठ चंदीराम के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप उनसे मदद लेने नहीं जाओगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है शांति, मैं इस बात को सोचकर तुम्हें बताता हूँ। और रात में महेश इस बात को बैठकर सोचता है। मुझे मालूम है चंदीराम एक नंबर का बेईमान इंसान है, पर शांति भी ठीक कह रही है। अगर मैं चंदीराम से मदद नहीं लूँगा तो मेरी चंदीराम के अलावा इस गांव में कोई मदद नहीं कर सकता है। और अगले दिन महेश चंदीराम के पास मजबूरी में चला जाता है। आओ भाई महेश, आज सुबह सुबह क्या काम पड़ गया? सेठ जी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मुझे खेती के लिए नए बीज खरीदने हैं। हाँ भाई महेश, हम इसी काम के लिए ही तो बैठे हैं। हमारा काम ही है तुम्हारे जैसे ज़रूरतमंदों की मदद करना। और सेठ चंदीराम की बात सुनकर महेश मन ही मन सोचता है, ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए या ज़रूरतमंद का फ़ायदा उठाने के लिए तुम यहाँ लोग बैठे हो? क्या हुआ महेश भाई, तुम क्या सोचने लग गए हो? बेझिझक पैसे मांग लो, बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? सेठ जी, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे कृपया करके 10,000 रुपये दे दीजिए। ठीक है भाई महेश, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा, पर तुम्हें मालूम है ना 3% ब्याज हर महीने लूँगा। बताओ मंजूर है? हाँ मालिक, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। और महेश वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है।
हे भगवान, आपने भी कैसे लोगों को पैसा दिया है जो दूसरों की मदद की जगह दूसरों का शोषण करने में लगे हैं। और महेश अपने खेत में नई फसल बो देता है और कुछ समय में अच्छी बारिश भी हो जाती है, जिस कारण महेश की फसल भी पककर तैयार हो जाती है। देख रही हो शांति, हमारी फसल कितनी बढ़िया हुई है। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम मुझे उस समय हौसला नहीं देती तो यह आज इतनी हरी भरी नहीं होती। यह तो सब भगवान की कृपा है जी। बस अब जल्दी से सेठ चंदीराम का सारा कर्जा चुका दो। और ऐसा कहकर वह दोनों घर चले जाते हैं। कुछ दिनों में भारी बारिश शुरू हो जाती है और वह बारिश पूरे 5 दिन तक लगातार आती रहती है। हे भगवान, अब ये क्या हो रहा है? जब बारिश की जरूरत थी तब बारिश नहीं आ रही थी और अब इतनी आ रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं मेरी फसल का क्या हुआ होगा, वह किस हाल में होगी अभी। आप चिंता मत कीजिए, यह बारिश जल्द ही रुक जाएगी। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए। पर शांति मन ही मन कहती है, मुझे मालूम है हमारी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी होगी इस बारिश के कारण, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो इन्हें हौसला देना ज़रूरी है। और कुछ दिन में बारिश रुक जाती है। महेश अपनी फसल देखने चला जाता है। अपनी फसल देखकर महेश बोलता है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं सेठ चंदीराम का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अब वह मेरी इस ज़मीन को भी अपने कब्जे में ले लेगा। मेरे पास तो इस ज़मीन के अलावा भी कुछ नहीं है। अगर उसने मेरी यह ज़मीन अपने कब्जे में ले ली तो मेरा घर बार सब बिक जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। महेश बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। अब हमारा घर कैसे चलेगा शांति? अब मैं क्या करूं? अब तो मैं बीमार और हो गया। आप एक काम कीजिए, अभी आप आराम कीजिए। मैं चंदीराम सेठ के पास जाके आती हूँ और उन्हें अपनी हालत के बारे में बताती हूँ। क्या पता हमारी ये हालत देखकर वो हमारी कुछ मदद कर दे। नहीं शांति, अब वह हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि वह तुम्हें अपना कर्जा चुकाने के लिए कहेगा। पर शांति महेश की बात एक नहीं सुनती और वह सेठ चंदीराम के पास चली जाती है। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं हमारी खेती इस बारिश के कारण बहुत बर्बाद हो गई है इस साल, और इनकी भी तबीयत बहुत ख़राब है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं शांति, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही पैसे उधार दे रखे हैं, वह तो तुमने अभी तक चुकाया नहीं है और तुम अभी नया कर्जा मांगने आ गई। और चंदीराम मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है इसे मेरे खराब आलू बेचने के लिए कहना चाहिए। वैसे भी वह आलू अब मेरे कुछ काम के नहीं हैं। चलो इसको दे देता हूँ, जिससे यह मेरा पीछा छोड़ देगी और मैं उन सड़े आलू से भी मुनाफा कमा लूँगा। ठीक है शांति, मैं तुम्हें 10 किलो आलू दे रहा हूँ। तुम इसे गांव में बेच दो और जो मुनाफा होगा उसका 40% तुम अपने पास रख लेना और 60% मुझे दे देना। तुम्हारी भी मदद इसमें हो जाएगी। धन्यवाद चंदीराम जी, आपने इतने दुख के समय हमारा साथ दिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। शांति चंदीराम की बात मान लेती है और वह आलू को घर ले आती है। शांति महेश को चंदीराम की सारी बात बता देती है। हे भगवान, तुम ये क्या ले आई हो? सेठ चंदीराम ने तुम्हें ये खराब आलू दे दिए हैं और उसने इन खराब आलूओं से भी मुनाफा कमाने का सोचा है। वह कितना लालची इंसान है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? यह आलू ही हमारा आखिरी रास्ता है इस मुसीबत से बचने का। बस अब तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इन आलूओं को बेचूं कैसे। और तभी वहाँ सोहन आ जाता है और वह आलू को देखकर कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए हैं, आप मेरे लिए आलू के पराठे क्यों नहीं बनाती है? वाह सोहन बेटा, तूने तो मेरी सारी समस्या का ही हल कर दिया। अब मैं इन आलूओं के पराठे बनाकर पूरे गांव में बेच दूंगी। और शांति आलू के पराठे बना लेती है
और वह उसे गांव में बेचने लगती है। वाह शांति, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे तो गजब स्वाद के हैं। ऐसे ही मेहनत करती रहो और हमारा पेट भरती रहो। और कुछ ही समय में शांति आलू के पराठे को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेती है। और दूसरी तरफ सेठ चंदीराम शांति की सफलता को देखकर कहता है, यह सब पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। फालतू में मैंने इसे वह आलू दे दिए, इसने तो उससे भी मुनाफा कमा लिया। अगर ऐसे ही ये आलू के पराठे बेचती रही तो यह तो मेरा सारा कर्जा चुका देगी। अब मुझे इसका कुछ करना होगा। और चंदीराम एक षड्यंत्र रच देता है और वह गांव वालों को शांति के घर ले जाता है। सरपंच जी, यह शांति सड़े आलू इस्तेमाल करती है आलू के पराठे बनाने के लिए। क्यों शांति, क्या चंदीराम सही कह रहा है? नहीं सरपंच जी, मैं अपने आलू के पराठों को बनाने के लिए हमेशा अच्छे और ताज़े आलूओं का ही इस्तेमाल करती हूँ। नहीं सरपंच जी, यह चंदीराम झूठ बोल रहा है। यह तो बस चाहता है कि हम इसका कर्जा कभी ना उतारें और ये फिर हमारी ज़मीन को हड़प ले। और यह बात सिद्ध हो जाती है कि शांति आलू के पराठे बनाने के लिए सड़े आलूओं का इस्तेमाल नहीं करती है। और शांति सरपंच जी को कहती है, देख लीजिए सरपंच जी, यह चंदीराम बस किसी और की सफलता देख ही नहीं सकता। यह बस हमें फंसाना चाहता था ताकि हम कभी इसका कर्ज चुका ही ना पाएं। ये ऐसा ही करता है, ये बहुत लालची इंसान है। क्यों भाई चंदीराम, अब इसके बाद भी क्या तुम्हारा कुछ कहना बाकी रह गया है? चलो पुलिस स्टेशन, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें।